नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं आज एक सीधी बात बोलने वाला हूं और आपको वो शायद एक इश्तिहार आता था टीवी पर, सीधी बात नो बकवास, स्प्रिंट वगैरह कोई कोल्ड ड्रिंक था। बिल्कुल उसी ढंग से एक सीधी बात बता रहा हूं कि कभी कभी घुमा फिरा कर बात बताने की जरूरत नहीं होती। जब आप सीधे बोल जाते हो तो सामने वाला मान जाता है। और अमित शाह एक ऐसे नेता है, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधा जो मुद्दा है उसको ही पकड़ लेते। पिछले एक महीने से हम सुन रहे हैं कि मानसून सेशन जो है संसद का, उसमें कोई बड़े बड़े बदलाव करने वाले बिल अमित शाह और नरेंद्र मोदी लाने वाले हैं और उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। तो जुगाड़ कैसे होगा? तो इसका तोड़ो उसका तोड़ो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात होती है कि जिसका वोट चाहिए उसको सीधा पकड़ो जाके। उद्धव ठाकरे के 9 एमपी है, ममता दीदी के 28 एमपी है, या और शरद पवार के 8 एमपी है। तो शरद पवार को पकड़ने के बजाय जिसका एक्चुअली वोट लोकसभा में चाहिए उसको ही पकड़ो और उसका वोट ले लो। तो जुगाड़ करने की जरूरत क्या बचती है? ममता दीदी हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उनके पैर पकड़ने की जरूरत बचती ही नहीं। बात साफ है। उनके जो लोकसभा में बैठे एमपी है, उनका वोट बीजेपी को इस बदलाव के लिए चाहिए और उसी वोटर का आंकड़ा 2/3 होना चाहिए। फिर वो एमपी अखिलेश के समाजवादी पार्टी का हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का हो या स्टालिन के डीएमके पार्टी का हो, बीजेपी को और मोदी सरकार को मतलब जो है वो लोकसभा में बैठे जो एमपी है उनके वोट का है। तो स्टालिन जो कहेगा वो कहेगा। स्टालिन की या ममता की जो बकैती या बयानबाजी चल रही है, उससे डरकर चुप बैठने वालों में अमित शाह नहीं है। वो सीधी बात करते हैं, जो कुछ है वो है। तो इसलिए एक बात समझना जरूर होता है कि अगर अमित शाह जुगाड़ करने वाले हैं तो वो किस तरह से करेंगे। बात सीधी है। अगर आपको डरा धमका कर वोट मिल सकता है तो आपके पार्टी के नेता को मनाने की कोई जरूरत नहीं बचती। और सारे के सारे जो बिगर बीजेपी या विपक्ष में बैठे हुए एमपी है, उनके मन में कुछ डर पैदा हो जाए तो वो डर के कारण वो बीजेपी को वोट दे सकते हैं। इतनी सीधी बात है, बिल्कुल सीधी है। स्टालिन का क्या होगा, ममता दीदी का क्या होगा, शरद पवार का क्या होगा, ये चर्चा चल रही है। लेकिन क्या ऐसे नेता अपने पार्टी के जो चुनकर आए हुए एमपी है उनका क्या होगा ये सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम डिबेट सुनते हैं, टीवी चैनल पर चर्चा होती है, तो हम ममता क्या करेगी, शरद पवार क्या करेंगे, उनकी विचारधारा वगैरह वगैरह चर्चा करते हैं। लेकिन ये देखते हैं क्या उस विचारधारा के कारण उनका लोकसभा में पहुंचा एमपी चुनकर आया है क्या? एक बात आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे के 2 एमपी ऐसे, एक अनिल देसाई और दूसरा अरविंद सावंत, जो साउथ मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई से चुनकर आए और दोनों के दोनों सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के कारण चुनकर आए। और आज की तारीख में ऐसे एमपी है, उनको गारंटी है बंगाल के बाद, बिहार के बाद जो हिंदुत्व की सुनामी आई है, ऐसे में अगर चुनाव हो जाए, बीच में चुनाव हो जाए,
तो ये दोनों एमपी उद्धव ठाकरे के फिर से चुनकर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे एमपी हमेशा एक बात से डरे होते, क्या नेक्स्ट फिर से चुनकर आऊंगा। मुझे शरद जोशी की याद आती है। शरद जोशी नाम के एक हिंदी साहित्यिक थे, लेखक थे। वो नवभारत टाइम्स में प्रतिदिन नाम का एक छोटा कॉलम लिखते थे। उसमें उन्होंने एक बार राजीव गांधी के जमाने में एक छोटा कॉलम लिखा था। राहुल गांधी ने बोला था, समाज में जितने बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने मजाक, यानी वो सरकास्टिक लिखते थे, थोड़ा उपहास गर्भ लिखते थे। वो बोले, मैं पुलिस कर ऑफिसर के पास गया, मैं किसी मिनिस्टर के पास, अलग अलग लोगों के पास जाकर मैंने बोला कि मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, तो मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो पुलिस वाला बोला कि भाई, कभी डकैती डाले हो, कभी चोर को पकड़ते पकड़ते चोर से हिस्सेदारी की हो। तो बोले, मैंने नहीं किए। तो क्या काम के, तुम देश के लिए और पुलिस सेवा के लिए काम के नहीं हो, वगैरह वगैरह, ऐसा उन्होंने बड़ा उपहास लिखा था। तो उसमें ही वो एक पार्टी के किसी मिनिस्टर को मिलने गए और उन्होंने पूछा कि भाई, मैं बुद्धिजीवी हो और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि बुद्धिजीवियों ने देश के लिए कुछ योगदान करना चाहिए, तो मैं योगदान करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे लिए कोई काम है। तो मंत्री जी ने पूछा, कभी डाका डाला है, कभी बलात्कार किया है, तुम क्या कर सकते हो, गुंडागर्दी कर सकते हो। तो बोले, नहीं। तो फिर क्या काम के हो तुम, तुम्हारा कोई काम नहीं पॉलिटिक्स में। तो ये हैरान हो गए। तो उसने उस मिनिस्टर को पूछा, आप क्या करते हो। तो बोला, मैं चुनाव लड़ता हूं, चुनाव जीत कर आता हूं, और चुनाव जीतने के बाद मेरे सामने एक ही टारगेट होता है, एक ही निशाना लक्ष्य होता है कि अगले बार चुनाव कैसे लूं। ये दोस्तों हमारे आज के पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सार है। चुनाव लड़ने वाला अगर चुनाव जीत कर आया है, तो उसको जनता का काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जनता की सेवा उसका टारगेट है ही नहीं। उसका लक्ष्य होता है 5 साल बाद या अगला चुनाव जब होगा, तब मुझे वापस इसी क्षेत्र से चुनकर आना है। और यही बात मैं मानता हूं कि अमित शाह ने बिल्कुल सही पकड़ी है। देश के लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, हर जगह जो भी कोई चुनकर जाता है, उसमें से ज्यादातर लोगों के लक्ष्य होता है कि फिर एक बार, आज तो चुनकर आया हूं, विधानसभा में, लोकसभा में बैठा हूं, लेकिन अगली बार क्या होगा। हर कोई एमएलए होता है, एमपी होता है, उसका कोई किला या गढ़ नहीं होता। मोदी जी हो, बार बार चुनकर आएंगे, अब अमित शाह हो, शरद पवार हो, उनके अपने अपने किले होते हैं। राहुल गांधी अगर अमेठी हार जाते हैं तो वायनाड चले जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के राहुल गांधी छोड़कर बाकी कितने नेता हैं कि जिनका एक चुनाव क्षेत्र अपना किला है, गढ़ है, पार्टी बदले, कुछ भी बदले, चुनाव चिन्ह बदले, फिर भी बार बार चुनकर आएगा, इसकी गारंटी बहुत सारे लोगों को नहीं होती। और इसलिए जो कोई लोकसभा में चुनकर आया है, ऐसे 80% से ज्यादा लोगों को एक ही चिंता होती है कि पार्टी की पॉलिसी क्या है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। उसको लेना देना होता है कि मुझे फिर से चुनकर आना है। जब उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 एमपी उठकर एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते, उसका कारण यह है कि उनको गारंटी है कि उद्धव के नेतृत्व में अगली बार उनकी पार्टी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, एकनाथ शिंदे का सूरज उग रहा है, तो एकनाथ शिंदे के पार्टी में जाएंगे तो मोदी का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से चुनकर आ सकते हैं। लेकिन उद्धव के साथ रहेंगे तो राहुल गांधी और शरद पवार का आशीर्वाद मिलने से चुनाव जीता नहीं जाता। और इसलिए हर कोई जो
एक चुना हुआ एमपी लोकसभा में बैठा है, उसको पहली चिंता अगर किस बात की है, तो कम से कम आज जो उसका चुनाव हुआ है वो अभी 3 साल उसके कार्यकाल में बाकी है, वो तो चलता रहे और दोबारा फिर से चुनकर आने का उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। ये जो बात है हर एमपी, और ये ऐसे एमपी कम नहीं है। मान लो कि लोकसभा में बैठे 80% से ज्यादा एमपी ऐसे हैं कि उनको पार्टी की पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, कोई विचारधारा से मतलब नहीं है। उनको अगर मतलब है तो बार बार लोकसभा में चुनकर जाने से मतलब है। इसके लिए जो भी पार्टी टिकट देगी, जीता कर लाएगी, उसका उसको आकर्षण है। और दूसरी बात, जब चुनकर आया हूं तो कम से कम पूरा 5 साल का कार्यकाल तो मुझे मिलना चाहिए। अब देखिए कि अगर आज जो 2024 में चुनकर आए हुए लोकसभा के एमपी है, अगर वो लोकसभा अगले 2 महीने में 3 महीने में बर्खास्त हो जाती है तो उनकी तो सांसदी चली गई, तो उनको अपनी सांसदी बचानी है। और इसीलिए अमित शाह ने ऐसे सारे पार्टियों के जो डावाडोल एमपी है उनके सामने एक अल्टरनेटिव रखा है, पर्याय विकल्प रखा है कि या आपकी संसदी बचाओ या तो अगले चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। अब अगला चुनाव कैसे आ जाएगा, अगला चुनाव कैसे होगा? आपको याद दिला दो, 1969 में जब कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, इंदिरा गांधी के साथ बहुत सारे एमपी चले गए लेकिन मेजोरिटी चली गई थी। वामपंथी और समाजवादियों के मदद से इंदिरा गांधी ने अपना बहुमत कायम रखकर कुछ महीनों तक सरकार चलाई थी। लेकिन अचानक 1970 में दिसंबर का महीना था, इंदिरा जी ने लोकसभा बर्खास्त कर दी और मध्यावधि चुनाव ले लिए, जिसको स्नैप पोल बोला जाता है। जो सरकार सत्ता में है, अगर उसकी पॉलिसी पर पार्लियामेंट में उसके पीछे अच्छा बहुमत नहीं है तो अपनी पॉलिसी जनता के कोर्ट में लेके जाता है और इसके लिए वो सीधा मध्यावधि चुनाव लेता है। और सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसका एक विशेषाधिकार होता है, वो राष्ट्रपति के पास जाकर उसको सलाह दे सकता है कि लोकसभा बर्खास्त करो और मिड टर्म पोल ले लो, मध्यावधि चुनाव ले लो। तो एक फटके में लोकसभा बर्खास्त हो जाती है। सारे के सारे जो एमपी है उनका कार्यकाल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। समझो अगर अगस्त महीने में, अगले महीने में या सितंबर में आज की लोकसभा बर्खास्त हो जाती है तो सारे के सारे लोकसभा में बैठे एमपी है, सांसद है, उनका 5 साल का कार्यकाल 2.25 सालों में खत्म हो जाएगा। यानी 3.25 साल उनके कार्यकाल के बचे हैं, वो मटिया मेट हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो पार्टी का पॉलिसी है, राहुल गांधी चाहते हैं, इसलिए मोदी के खिलाफ वोट करके क्या वो अपने कार्यकाल के 2.5-3 साल मिट्टी में मिला देंगे? मुझे जो खबर मिली है वो ऐसी है कि अमित शाह ने अपने संदेश वाहक मैसेंजर के साथ बहुत सारे एमपीओ को एक बात बता दी है कि इन 3-4 विधेयक जो ला रहे, बिल ला रहे मोदी जी, मोदी सरकार, अगर उसमें 2/3 से पास नहीं हो गए, ये बिल अगर 2/3 मतों से पास नहीं हुए तो मोदी जी सीधा सीधा अपना इस्तीफा देंगे और पार्लियामेंट का नया चुनाव लेंगे। राष्ट्रपति के पास जाकर मोदी जी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जिस ढंग से मैं सरकार चलाना चाहता हूं, मेरे पास मेजोरिटी है लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं है, मेरी पॉलिसी दुनिया के वोटर के सामने है, मैं वोटर का मत जानना चाहता हूं, तो लोकसभा बर्खास्त करो और फिर से चुनाव या ले लो, मध्यावधि चुनाव ले लो।
तो फिर से मोदी सत्ता में आएंगे ना आएंगे वो बात की बात है, लेकिन आज की तारीख में जो लोकसभा में बैठे हुए 540 से ज्यादा एमपी है, उनकी तो सांसदी चली गई, जाएगी। और इसीलिए मोदी जी ने अपना बहुमत ना होते हुए भी गठबंधन का प्राइम मिनिस्टर बनना मंजूर किया, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तीसरी बार, उनके हाथ में वो विशेषाधिकार आ गया कि वो कभी भी लोकसभा बर्खास्त करके मध्यावधि चुनाव ले सकते हैं। और यही धमकी आने वाले बिल को पास करने के लिए जो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, उसका जुगाड़ कर गई है। अमित शाह की अपने तरीके से अलग अलग एमपीज को दी गई धमकी या पहुंचाया गया मैसेज है, वो काम कर गया है। और जो बिल लाने वाले हैं उसके लिए 2/3 डरे हुए एमपी अपना कार्यकाल बचाने के लिए इस बिल के जो जो का 4-5 बिल है उसके पीछे 2/3 बहुमत लेके खड़े हो जाएंगे, और इसी आधार पर अमित शाह और मोदी अगली राजनीति कर रहे हैं। धमकी दोस्तों काम कर गई, ये मुझे पता चली बात है, सीधी बात, नो बकवास। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।